हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 16 मार्च डीओई का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके सेकंड शिफ्ट में जो भी मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए थे उसी को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि जो फर्स्ट शिफ्ट में इसमें एग्ज़ाम नहीं हुआ था, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में ही एग्ज़ाम हुआ था 16 मार्च को। तो आज के वीडियो में हम लोग 16 मार्च के सेकंड शिफ्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थर्ड शिफ्ट में जो मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के सामने है। इसमें लिखा हुआ है कि एक इक्वेशन दी गई है और इसको सॉल्व करना है, यानी इसको सिंप्लीफिकेशन करना है। तो इसमें हम लोगों ने बताया था कि सबसे पहले हम लोग जो है भाग को हल करेंगे, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। तो उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं। पहले ब्रैकेट के अंदर की चीज़ें हल करी जाती हैं और उसके बाद ब्रैकेट के बाहर की चीज़ें। और सबसे पहले हम लोग भाग को हल करेंगे तो ये 104/26 हो जाएगा, गुणे 5 प्लस 8 गुणे 2 माइनस 6। तो ये जब हम लोग करेंगे तो ये 4 बार में जाएगा और तो ये हो जाएगा 4 गुणे 5 प्लस 8 गुणे 2 माइनस 6। तो 5 को 20, 8 दूनी 16 माइनस 6। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे 20 और 16 36 और 36 में से 6 जाएगा तो 30 आंसर आप लोगों का आ जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हम लोगों का जो सही होगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 30। जैसे हम लोग नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं भाग उजोगा से, पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटाना, उसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया। 104/26 जो 4 बार गया, 4 गुणे 5, 5 को 20 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, माइनस 6, 20 और 16 36, 36 में से 6 गया 30, 30 हम लोगों का आंसर हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर हुआ वो 30 हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को एक पाई चार्ट दिया गया है और इसमें हम लोगों को फाइंड करना है यदि सभी दुकानदारों द्वारा बेचे गए कलमों की संख्या 600 है तो S1 द्वारा बेचे गए कलमों की संख्या निकालनी है। तो यहाँ पर सभी दुकानदार द्वारा बेचे गए जो कलम है वो 600 हैं, यानी कि टोटल हम लोग 100% मानते हैं। कोई भी चीज़ 100% होती है या एक भाग होती है तो 100% अगर 600 के बराबर है, चाहे आप इन लोगों को जोड़ के देखिए 30 और 40, 40 और 45, 45 20 65, 5 65 और 15 80 और 20 100। तो टोटल जो है वो 100% होता है। 100% हम लोगों को दिया है 600 कुल संख्या, तो 1% हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। 1% हो जाएगा 600/100, यानी 1% इक्वल टू 6 आ जाएगा। अब कह रहा है कि S1 द्वारा बेचे गए कलमों की संख्या, तो S1 कितना बेचता है, 30% बेचता है। तो 30% हम लोगों को 30% की वैल्यू चाहिए, तो 30% हो जाएगा 30 × 6, क्योंकि 1% 6 के बराबर है तो 30%, तो 30 से गुणा कर देंगे, 180 हम लोगों का आंसर आ जाएगा। यानी बी वाला ऑप्शन सही है। जो इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा वो बी ऑप्शन सही होगा। टोटल कोई भी चीज़ 100% होती है और 100% हमको टोटल दी गई है 600, तो 100% 600 के बराबर हो गया। 1% हम लोगों ने निकाल लिया, 6 के बराबर आया। हम लोगों को वैल्यू चाहिए थी 30% की, S1 की, तो 30% इक्वल टू 30 × 6 हो गया, 180 हम लोगों का आंसर हो गया। तो सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर सही है वो बी वाला ऑप्शन सही है, 180। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सी क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि एक परीक्षा में उपस्थित छात्रों की कुल संख्या 75% है। जो 75% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, यदि 50 छात्र अनुत्तीर्ण हुए तो परीक्षा में उपस्थित हुए छात्रों की कुल संख्या क्या होगी। यानी कि इसमें कह रहा है कि 75% छात्र उत्तीर्ण हुए, तो टोटल जो भी नंबर होते हैं, अभी हम लोगों ने बात की 100% होता है। अब इसमें जो उत्तीर्ण हुए यानी पास हुए वो 75% हैं और जो फेल हुए वो 25% है, क्योंकि टोटल हमारा 100 है, उसमें पास अगर 25% हैं तो फेल कितने होंगे, 25। पास अगर 75% है तो फेल कितने होंगे, 25% होंगे। तो कह रहा है यदि 50 छात्र अनुत्तीर्ण है, यानी 25% इक्वल टू आप लोगों का दिया गया है 5050। तो क्योंकि ये अनुत्तीर्ण है और ये भी अनुत्तीर्ण है तो 1% की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, 50/25। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 25 दूनी 50, 0 25 दूनी 50। तो 1% की जो वैल्यू है वो 202 आ जाएगी। अब पूछ रहा है क्वेश्चन में छात्रों की कुल संख्या, तो कुल संख्या हमने कितनी मानी थी, 100%। तो 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 202 × 100, यानी कि हम लोगों का आंसर आ जाएगा 20200। ये यानी कि ऑप्शन बी हम लोगों का सही हो जाएगा। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन तरह है, टोटल जो नंबर होते हैं, टोटल स्टूडेंट हैं वो 100% है। 100 में अगर 75% पास हुए हैं तो फेल कितने हुए, 25% हुए हैं। फेल होने वाले छात्रों की संख्या हम लोगों को दे रखी है 5050।
तो 25% इक्वल टू 5050 हो गया, तो 1% की वैल्यू निकाल ली। 1% हम लोगों का आ गया 202। अगर 1% 202 है तो 100% कितना होगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 20200 हम लोगों का आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है 3 संख्याओं का अनुपात 2 3 5 है और उनका गुणनफल 810 है। तीनों संख्याओं का योग क्या होगा। तो 3 संख्या हमने मान ली, एक 2x है, एक 3x है और एक 5x है। हम लोगों को अनुपात दिया गया था, हम लोगों ने संख्याएं मान ली 2x है, 3x है और इसके अलावा 5x है। अब आगे कह रहा है कि यदि इनका गुणनफल 810 है तो इनका अगर मल्टीप्लाई है वो 810 के बराबर है, तो हम लोगों ने 810 के बराबर कर दिया। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। x की 3 बार मल्टीप्लाई हो गया, x क्यूब हो गया 810 बटे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब 5 से काटा तो ये 5 कम 5 बचा 3, 5 छक्का 30 बचा 1, 5 दूनी 10। फिर काटा 2 अट्ठे 16, 2 1 कम 2, 3 से काटा तो ये 27 आ गया। यानी x क्यूब की वैल्यू जो है अगर 27 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो x की वैल्यू अगर हम लोगों को 3 पता चल गई है तो कह रहा है कि तीनों संख्याओं का योग क्या है। तीनों संख्याएं हमारी क्या थी, 2x थी, 3x थी और 5x। इनका योग पूछ रहा है तो हम लोग टोटल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 3 8 2 10x और x की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 3, तो 10 गुणे 3 यानी 30 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। जो आंसर आएगा वो 30 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कुछ नहीं था, नॉर्मल सा क्वेश्चन था। इसमें कह रहा था कि जो टोटल हम लोगों के 3 संख्याएं हैं 2x 3x और 5x और उनका गुणनफल 810 दिया था, तो तीनों की मल्टीप्लाई करके हम लोगों ने 810 के इक्वल कर दिया। अब कह रहा है कि अगर जब 810 के इक्वल किया तो हम लोगों ने x की वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू हम लोगों की आई 3। जब हम लोगों को x की वैल्यू पता चल गई तो हम लोगों से टोटल पूछ रहा था, तो हम लोगों की संख्याएं थी 2x 3x 5x, इनको ऐड कर दिया। x की वैल्यू 3 हम लोगों को पता चल गई थी, तो x की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दी, तो हम लोगों का 30 आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी हम लोगों को एक पाई चार्ट दिया गया है और इसमें कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए पाई चार्ट में 8 विभिन्न राज्यों के काफ़ी उत्पादन को दर्शाता है। सभी राज्यों द्वारा काफ़ी का कुल उत्पादन 2000 रुपये है और नीचे हम लोगों को एक कंडीशन दी गई है कि J1 जो है A, D, F और G द्वारा काफ़ी का औसत उत्पादन है। J2 राज्य B, C और H द्वारा काफ़ी के उत्पादन का योग है। तो J2 माइनस J1 निकालना है। तो J1 क्या है, A, D, F और G इनके द्वारा निकाले गए औसत है। तो A की वैल्यू कितनी है, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं A की वैल्यू 15 है, 15%। फिर उसके बाद D की वैल्यू कितनी है, D की हम लोग यहाँ से 5%। उसके बाद F की वैल्यू कितनी है, F की 4% और G की वैल्यू कितनी है 2%। अब हम लोग इनका ऐड कर देंगे, 15 5 20, 20 4 24, 2 26%। तो 26% हम लोगों का टोटल आ गया। अब कह रहा है कि औसत उत्पादन यानी 1 2 3 4 औसत निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टोटल को नंबर से भाग देते हैं, तो 26/4 हो गया। अब J1 की वैल्यू जो है वो A, D, F और G द्वारा काफ़ी का औसत उत्पादन है। तो टोटल कितना था, 2 1 2 3 4 0 गुणे कितना औसत आया हम लोगों का 26/4 और परसेंटेज हटाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे। तो इसको हम लोगों ने यहाँ से डिवाइड किया, तो ये 4 5 20 50 हो गया। अब हम लोग इसको करेंगे तो 6 5 30, 5 दूनी 10, 3 13, तो 1300 हम लोगों का यहाँ पर से J1 आ गया। जब हम लोगों को J1 1300 पता चल गया, अब हम लोग J2 को निकालेंगे। तो J2 हम लोगों का कितना आया है, B, C तथा H द्वारा काफ़ी के उत्पादन का योग। तो B यहाँ पे लिख लेते हैं, B, C और H। B कितना है 19%, C कितना है 21% और H कितना है, H यहाँ से हम लोग देख सकते हैं 3%। तो 19 और 21 40 हो गया और 40 और 3 43% हो गया। अब हम लोग J2 निकाल लेते हैं, 20,000 का 43%। तो 43% कितना आ गया, ये कैंसिल हो गया, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 0 0 यानी 8600 हम लोगों का J2 आ गया। तो अब हम लोग को निकालना गया है J2 माइनस J1। तो J2 हम लोगों को 8600 पता है और J2 में से J1 माइनस करना है, तो यहाँ पे J1 लिख देते हैं 1300। तो 0 0 6 में से 3 गया 3, 8 में से 1 गया 7, यानी 7300 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो इस ऑप्शन में इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन नंबर बी है 7300, ये हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा वो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि 90 वृक्ष एक सीधी पंक्ति में इस प्रकार लगाए जाते हैं कि किन्हीं दो क्रमागत वृक्षों के मध्य की दूरी समान हो। 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक बस पहले वृक्ष से 7वें वृक्ष तक पहुंचने में 30 सेकंड लेती है। 11वें वृक्ष तथा 46वें वृक्ष के मध्य की दूरी क्या होगी? तो इसको कैसे लगाएंगे? यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं इस तरीके से वृक्ष लगे होंगे और एक वृक्ष ये होगा तो दूसरा ऐसे, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठा, सातवां, आठवां, इस तरीके से आगे वृक्ष लगे होंगे। अब कह रहे हैं 90 वृक्ष लगे हैं, इस तरीके से 90 वृक्ष लगे होंगे और प्रत्येक के बीच की दूरी समान है। अब कह रहा है कि बस चलना स्टार्ट करती है और 7वें वृक्ष तक यानी 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक पहुँचने में उसे 30 सेकंड का समय लगता है। तो अगर हम मान लें एक वृक्ष की दूरी d है, b तो इसके बीच की भी d होगी, यहाँ भी d होगी, यहाँ भी d होगी, यहाँ भी d होगी, ये भी d होगी, d, इसी तरीके से ये क्रम चलता रहेगा। तो अगर हम लोग देखेंगे 1 से 7 के बीच में कितने d आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 यानी 6d आ रहे हैं। तो 6d दूरी तय करने में उसे कितना समय लगता है? 30 सेकंड का लगता है। और चाल उसकी कितनी दी गई है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब लास्ट क्वेश्चन में जैसे कि हम लोग बात करते हुए आए हैं अभी तक कि जब भी हम लोगों को ये सेकंड में दिया गया है तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको हम लोग मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। कैसे? 5/18 से मल्टीप्लाई करके। तो 18 तिया 54, तो ये हो गया 15 मीटर प्रति सेकंड। अब हम लोगों को बस की चाल पता चल गई मीटर प्रति सेकंड में, दूरी पता चल गई 6d है और समय हमें पता चल गया 30 सेकंड है। तो हम लोग समय बराबर दूरी बटे चाल लगा देंगे। समय बराबर दूरी बटे चाल, तो समय कितना है हम लोगों का? 30 सेकंड है। दूरी कितनी है? 6d है। चाल कितनी है? 15 है। तो अब हम लोग इससे डिवाइड कर देते हैं, 6 पंचे 30, तो d बराबर 15 गुणे 5 यानी 75 मीटर। तो d की हम लोगों को पता चल गई, d जो है हम लोगों का 75 मीटर आया है। तो अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पर जब हम लोगों को d पता चल गया, हम लोगों से आगे क्वेश्चन में कह रहा है 11वें वृक्ष तथा 46वें वृक्ष के मध्य की दूरी। तो 46वें वृक्ष जो वृक्ष होगा तो वहाँ की दूरी 46d हो जाएगी और 11वें वृक्ष तक की दूरी 11d हो जाएगी। जैसे हम लोग इस अगर फिगर से समझना चाहें तो d 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, जैसे ये 6d आया था तो इसलिए ऐसे ही 11वें वृक्ष तक की जो हम लोगों की दूरी होगी वो 11d होगी और 46वें वृक्ष तक की दूरी जो हम लोगों की होगी वो 46d होगी। तो d कॉमन हो जाएगा तो 46 माइनस 11 बचेगा, तो ये 35d आ जाएगा। और d की वैल्यू हम लोगों को पता है 75 है, तो 35 गुणे 75 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2625 मीटर हम लोगों का आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कैसे हम लोगों ने किया? एक अगर फिगर बना के हम लोग समझ लें तो हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। जैसे 7 वृक्षों के स्टार्टिंग में कह रहा है कि जो हम बस चलती है और 7वें वृक्ष तक पहुंचने में 30 सेकंड का समय लेती है। तो हम लोगों ने 7 वृक्ष ऐसे बना लिए यहाँ तक और देखा उनके बीच कितनी भी और 1-2 वृक्षों के बीच की दूरी d मान ली। तो इस तरीके से जो 7वें वृक्ष तक की दूरी है वो हम लोगों की आई 6d। तो 6d जब आई तो समय हम लोगों को 30 सेकंड पता था, चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा पता थी, तो इसे हम लोगों ने मीटर प्रति सेकंड में बदल लिया। समय बराबर दूरी बटे चाल लगा दिया, तो समय बराबर दूरी बटे चाल लगाने में d की वैल्यू हम लोगों को 75 मीटर पता चल गई। अब कह रहा था क्वेश्चन में कि 46वें वृक्ष के मध्य की दूरी और 11वें वृक्ष के मध्य की दूरी निकालनी थी। तो 46d हो गया 46वें की, 11d हो गया 11वें की, d कॉमन कर लिया, 46 माइनस 11 हो गया तो 35d हो गया। और d की वैल्यू हम लोगों को 75 पता थी तो 35 गुणे 75 हो गया, यानी कि हम लोगों का आंसर आ गया 2625 मीटर। ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि 9 के प्रथम 9 गुणांक, 9 के प्रथम 9 गुणांक क्या होंगे? 9 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, उसके बाद 45 हो जाएगा, फिर 54 हो जाएगा, फिर 63 हो जाएगा, फिर 72 हो जाएगा और फिर 81 हो जाएगा। ये 9 के प्रथम गुणांक हो जाएंगे, यानी 9 का पहाड़ा हो जाएगा 9 बार। अब कह रहा है कि 9 के प्रथम गुणांकों का औसत क्या होगा? तो औसत निकालने के लिए कुल योग बटे कुल संख्या, तो इनका कुल योग आप चाहे एक एक करके जोड़ेंगे, काफ़ी लंबा टाइम लगेगा। अब देखिए यहाँ से 9 से 18 के बीच का अंतर 9 है, 18 से 27 के बीच का अंतर 9 है, 27 से 36 के बीच का अंतर 9 है, इसी तरीके से सबके बीच का अंतर 9 है। यानी कि ये हम लोगों की जो श्रेणी बन रही है एपी की बन रही है समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी के बीच के जो समांतर श्रेणी के पदों का योगफल कैसे निकालते हैं? n/2
ब्रैकेट में ए प्लस एल, ये फार्मूला होता है, ये आप लोग याद रखिए। जब भी समांतर श्रेणी बनती है तो हम लोग इस फार्मूले का यूज़ करते हैं, n/2 ब्रैकेट में ए प्लस एल, जहाँ पर n क्या होता है, पदों की संख्या। कितने पद हैं, 9 पद हैं, बटे 2 ऐसे ही रहेगा। ए क्या है, प्रथम पद, तो प्रथम पद हम लोगों का 9 हो गया। एल क्या है, अंतिम पद हम लोगों का 81 हो गया। तो सॉल्व करेंगे 9/10 गुणे 90, तो इसको जब हम लोगों ने डिवाइड किया तो 45, 9 गुणे 45 हम लोगों के पदों का योग आ गया। तो जो टोटल आया है यानी योग आया है वो 9 गुणे 45 आया है। हम लोगों को निकालना है औसत, तो औसत क्या होती है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो योग हम लोगों को पता चल गया 9 गुणे 45, और संख्या कितनी है पदों की, 9 है, तो 9 से 9 कैंसिल हो गया, 45 हम लोगों का आंसर हो गया। जो आंसर हम लोगों का सही है ऑप्शन नंबर डी। कैसे किया, 9 के प्रथम 9 गुणांक का कह रहा था, तो 9 के प्रथम 9 गुणांक हमारे 81 तक हो गए। अब आप चाहें एक एक को जोड़ें, काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा, इतना टाइम आप लोगों के पास एग्जाम में नहीं होता है, इसलिए हम लोगों ने देखा यहाँ पे 9 9 9 का गैप आ रहा है, यानी कि जो डी है, दो द्वितीय पद और प्रथम पद या तीसरा पद और दूसरे पद के बीच का अंतर समान आ रहा है, तो हम लोगों की श्रेणी हो गई एपी यानी कि समांतर श्रेणी। तो हम लोगों ने फार्मूला लगा दिया n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, जहां पर n जो है पदों की संख्या है, a प्रथम पद है, l अंतिम पद है। इसको लगा के सॉल्व किया तो a योग हम लोगों का आ गया 9 गुणे 45। इसको हम लोगों ने गुणा नहीं किया क्योंकि हमें पता था आगे हम लोगों की कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो औसत निकालना था योग बटे संख्या, तो 9 गुणे 45 कुल योग बटे कुल संख्या 9, तो 9 से 9 कैंसिल हो गया, 45 हम लोगों का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है यदि किसी संख्या का 1/3 का 1/5 का मान 8 है, यदि किसी संख्या हमने मान ली x है का 1/3 का 1/5 का मान 8 है, ये हम लोगों को क्वेश्चन में दिया गया है। तो हम लोगों ने सॉल्व कर दिया, x बराबर 8 गुणे 3 गुणे 5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 5 दिया 15, 8 120 हो गया। तो संख्या की वैल्यू हम लोगों को पता चल गई 120 है। कह रहा था संख्या का 1/5 कितना होगा, यानी संख्या का 1/5, तो x की वैल्यू हम लोगों को पता है 120 का 1/5 डिवाइड कर देंगे तो 24 हम लोगों का आंसर आ जाएगा। 24 जो है राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, किसी संख्या का हमने संख्या मान लिया x का 1/3 का 1/5 भाग जो है 8 है, निकाल लिया कैलकुलेट करके, x 120 आ गया, 120 का 1/5 भाग पूछा गया था, तो 24 हम लोगों का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल जो 7 मार्च की शिफ्ट फर्स्ट थी बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन है। उसमें भी सेम यही कहा गया था कि 90 से डिवाइड हो रही है अगर पूरी संख्या तो y माइनस एक्स क्या होगा। तो हमने बताया था जब भी 90 से डिवाइड होगी तो संख्या 9 से भी डिवाइड होगी और संख्या 10 से भी डिवाइड होगी। 90 से विभाजित होने के लिए 9 और 10 से विभाजित होना अनिवार्य है, और 10 से विभाजित होने के लिए क्या अनिवार्य है कि जो भी संख्या है उसके अंतिम जो अंक है वो 0 होना अनिवार्य है। तो x की वैल्यू हम लोगों को 0 यहीं से पता चल गई। अब y 5 8 7 0 ये हम लोगों की संख्या बन गई। अब हमको पता करना है कि 9 से विभाजित होने के लिए, तो 9 से विभाजित होने के लिए बताया था कि जो संख्या के अंक हैं उनका योग 9 से विभाजित होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है। अब इनका जो टोटल है वो 9 से विभाजित होना चाहिए। 8 5 13 7 20 हो गया, 20 प्लस y। अब y की ऐसी वैल्यू हम लोग रखें कि जो संख्या है जो टोटल आएगा वो हम लोगों का 9 से विभाजित हो जाए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं y की जो वैल्यू 7 अगर हम लोग यहाँ पे रखें 20 प्लस 7 तो 27 हो जाएगा, और 27 9 से पूर्णतः विभाजित होता है, यानी सी वाला ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं सेम क्वेश्चन। तो इसमें 90 से विभाजित है यानी 10 से विभाजित होना अनिवार्य है, और 10 से विभाजित होने के लिए अंत में 0 आना जरूरी है। तो एक वैल्यू हम लोगों को तुरंत पता चल गई x बराबर 0। फिर हम लोगों को निकालनी थी दूसरी y की वैल्यू। तो सब जितने भी अंक होते हैं उनका योग अगर 9 से विभाजित है तो संख्या 9 से विभाजित होगी। तो हमने योग निकाल लिया, 20 प्लस y आया, तो y की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि 9 से विभाजित हो जाए। तो हमने 7 रख के देख ली, 20 प्लस 7 27 9 से विभाजित हो गई। तो हमें पता चल गया y की जो वैल्यू है वो 7 है और x की वैल्यू जो है वो 0 है। अब y माइनस एक्स चाहिए था, तो 7 माइनस 0, तो हम लोगों ने निकाल लिया 7, जो हम लोगों का आंसर हो गया सी वाला ऑप्शन। क्वेश्चन है यदि चीनी का मूल्य 20% से कम किया जाता है तो एक व्यक्ति 2500 रुपये में 20 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, प्रति व्यक्ति किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना होगा। नया मूल्य पूछ रहा है। तो नए मूल्य को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब भी खर्च समान होगा, जैसे कि यहाँ पर दिया है कि एक व्यक्ति 2500 रुपये में
20 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। पहले भी 2500 में खरीद रहा था, अब भी 2500 में खरीद रहा है। तो जो मूल्य समान होगा, तो जो हम लोगों का जो जब खर्च समान होगा तो मूल्य जो है खपत के व्युत्क्रमानुपाती होगी। और इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है। और कह रहा है कि 20% कम किया जाता है, यानी 20/100, यानी 20×500 1/5। 20% का मतलब क्या हुआ? 1/5। अब जो है इस क्वेश्चन को लगाने के लिए सबसे जो इजी मेथड है वो मूल्य हम लोग लिख लेते हैं, खपत लिख लेते हैं, और यहाँ पे पुराना लिख लेते हैं और नया लिख लेते हैं। अब क्या करते हैं, पहले मूल्य कितना था? 5 था। जो हम लोगों का हर होता है ये पुराना मूल्य होता है, और हर में से अंश घटा देते हैं, ये नया मूल्य आ जाता है। तो नया मूल्य 4 हो गया। अगर ऐसे नहीं आपको समझ में आ रहा तो 5 अगर पुराना मूल्य था और 20% की कमी की जाती, यानी 80/100, इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये आप लोगों का आ जाएगा 4। तो नया मूल्य 4 आ गया। अब खपत जो है उल्टा कर देते हैं हम लोग, इसको इधर ले आते हैं और इसको इधर ले आते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि खपत जो है 4 से 5 हो जाती है। कब हो जाती है? जब 2500 रुपये में 20 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, जब 20% से कम किया जाता है। कितनी अधिक खरीद सकता है? 20 किलोग्राम। यानी 4 से 5 एक जो यूनिट है अंतर, वो किसके बराबर है? 20 kg के बराबर है। जब एक यूनिट का अंतर 20 kg के बराबर है तो 5 का कितना होगा? नए के बारे में हम लोग से पूछ रहा है, तो 5 का 100 हो जाएगा। एक अगर 20 के बराबर है तो 5 100 के बराबर हो जाएगा। तो खपत हम लोगों को पता चल गई 100 किलोग्राम है, रुपए हम लोगों को पता चल गए 2500 में लेनी है। अब कह रहा है नया मूल्य कितना होगा? तो टोटल जो हम लोगों की मनी है 2500, और जो खपत है वो 100 kg है। अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हम लोगों को नया जो है मूल्य पता चल जाएगा 25 रुपये, और यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को अगर आप लोग बेसिक मेथड से लगाएंगे काफ़ी लंबे हो जाएंगे, इसीलिए यहाँ पर हम लोगों ने एक शॉर्ट मेथड को यहाँ पे यूज किया, मूल्य और खपत। तो मूल्य हम लोगों का पुराना था 5, नया हो गया 4, और खपत हम लोगों की उल्टी हो जाती है। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पे 4 से 5 में 1 यूनिट का अंतर हुआ, और यहाँ पर अंतर 20 kg का आ रहा था, तो 1 यूनिट हम लोगों की 20 kg के बराबर हो गई। जब 1 20 के बराबर हो गई तो नए के बारे में हमसे पूछ रहा था, तो 5 जो है वो 100 के बराबर हो गई। जब 5 100 के बराबर हो गई तो फिर टोटल हम लोगों के पास 2500 रुपये थे, और 100 kg हम लोग खरीद सकते थे, तो 100 से हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, तो 25 रुपये हम लोगों का आंसर आ गया। तो जो बढ़ा हुआ मूल्य है, नया मूल्य, वो 25 kg होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 252 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसके एक विकर्ण की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी? तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है 1/2 d1 इंटू d2 होता है। यहाँ पर d1 और d2 इसके दोनों विकर्ण हैं। तो क्षेत्रफल हमको दिया गया है 252, 1/2। d1 हम लोगों को विकर्ण की लंबाई 1 दी है 14, दूसरे विकर्ण की पूछी हम लोग d2 रख देते हैं। इससे डिवाइड करते हैं 2 7 14, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो d2 बराबर 252/7। तो 7 तिया 21 बचा 4, 7 छंग 42, यानी 36 सेंटीमीटर हम लोगों का आंसर हो जाएगा। जो दूसरा विकर्ण है वो 36 सेंटीमीटर आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को फार्मूला पता है तो आप लोग आसानी से कर ले जाएंगे। फार्मूला होता है समचतुर्भुज का 1/2 d1 इंटू d2। क्षेत्रफल हम लोगों को 252 दिया था, d1 हम लोगों को 14 दिया था, d2 निकालना था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, कैलकुलेट कर लिया, 36 सेंटीमीटर आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी 36 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि 480 मीटर लंबी एक ट्रेन खड़े हुए एक आदमी को 24 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की चाल, तो चाल का फार्मूला क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी हम लोगों को दी गई है 480, समय हम लोगों को दिया गया है 24, तो डिवाइड कर देंगे 24 दूनी 48, तो ये हम लोगों का आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन जो हम लोगों के ऑप्शन है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो हमने आप लोगों को बताया था कि जब किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में आएंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में आएंगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 20 × 18/5, तो 5 चक्कू 20, यानी 18 चक्कू 72 किलोमीटर प्रति घंटा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। चाल बराबर दूरी बटे समय का फॉर्मूले का यूज करके यहाँ पर हम लोगों ने पहले मीटर पर सेकंड में आंसर निकाला, और जो हम लोगों के ऑप्शन थे वो किलोमीटर प्रति घंटा में थे। तो मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए हमेशा 18/5 से मल्टीप्लाई किया जाता है। हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा हम लोगों का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है इकाई का अंक कौन सा होगा?
तो जब भी इकाई का अंक निकालना होता है हम लोग ऐसे क्वेश्चन पे बात कर चुके हैं। तो जो हम लोगों की घात होती है, जैसे यहाँ 98 है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8 बचा 1, 4 चक्कू 16 बचा 2, तो यहाँ पर 2 शेषफल आ गया। ऐसे ही 4 से 25 को डिवाइड करेंगे तो 4 छंग 24, तो यहाँ पर 1 शेषफल आ गया। फिर ऐसे ही 4 से 96 को डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8 बचा 1, 4 चक्कू 16, तो यहाँ पर 0 शेषफल आ गया। और जब 0 शेषफल आता है तो हम लोग घात को 4 मान लेते हैं। ये बात हम लोगों ने पहला वीडियो है उसमें हम लोगों ने बात की थी। जब भी आप लोगों का शेषफल 0 आएगा तो हम लोग जो घात है वो 4 मान लेंगे। अब जैसे यहाँ पे 57 है तो 57 की घात 2, यानी हम लोग 7 की घात 2, जो लास्ट का अंक होता है, यूनिट डिजिट हम लोगों को निकालनी है तो लास्ट के अंक को लेते हैं। फिर 5 इधर का है तो 5 की घात 1 है इसके साथ। फिर 3 है, 3 की घात, जब 0 हम लोगों का शेषफल है तो 3 की घात 4, तो 7 का स्क्वायर 49 गुणे 5 गुणे 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। यूनिट डिजिट निकालनी है तो यूनिट की गुणा कर देते हैं, 9 पना 45, तो यूनिट डिजिट हम लोगों की जो आई वो 5 आई। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का सही हो जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी शेषफल आ जाएगा वो हम लोगों की घात बन जाएगी। अगर शेषफल हम लोगों का 0 आता है तो 0 आने पर 4 हम लोग घात मान लेते हैं, तो 4 घात यहाँ पे मान ली और फिर हम लोगों ने यूनिट डिजिट की गुणा कर दी तो 45 आया। 45 की जो यूनिट डिजिट है वो 5 है, तो 5 हम लोगों का आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, जब एक नए मिश्र धातु प्राप्त करने के लिए 72 किलोग्राम मिश्र धातु ए को 70 किलोग्राम मिश्र धातु बी के साथ मिलाया जाता है, तो ए जो है वो 72 kg है और बी जो है वो 70 kg है। ये क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है। अब कह रहा है मिश्र धातु ए में जस्ता तथा तांबे का अनुपात 3:6 है, मिश्र धातु बी में जस्ते तथा तांबे का अनुपात 4:3 है। तो ये जस्ता है और ये तांबा है, तो नई मिश्र धातु में जस्ते का भार पूछ रहा है। तो 72 जो टोटल थी उसमें 3 जस्ता है और टोटल अनुपात 9 है, तो 9 8 72, तो 24 kg आ गया। तो ए में जो जस्ते का मात्रा है वो 24 kg है। इसी तरीके से ये 70 है, ये 4 है जस्ता इसमें और टोटल 7 है, इसको डिवाइड किया तो ये हो गया 40 kg। तो 40 kg बी में आ गया। टोटल हम लोगों से जस्ता पूछ रहा था नई मिश्र धातु में, तो 24 + 40 हो गया, यानी 64 kg आंसर हो गया। कैसे करते हैं, जब भी हम लोगों को इस तरीके से दिया होता है तो 72 kg हम लोगों को टोटल दिया था, 3:6 का अनुपात दिया था, तो जस्ता निकालना था तो 3 से मल्टीप्लाई किया, अगर तांबा निकालना होता तो 6 से मल्टीप्लाई करते, अपान में दोनों को ऐड करके लिख देते हैं। ऐसे ही हम लोगों ने 70 × 4/7, जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो 24 और 40 आया, ऐड कर दिया तो 64 kg, यानी ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, वृत्त का क्षेत्रफल 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस वृत्त की परिधि एक घन में रखी जाने सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई के बराबर है। तो जब भी सबसे लंबी छड़ की बात की जाएगी तो वो उसका विकर्ण होती है। किसी भी जो भी आप लोगों को आकृति दी है, मान लो जैसे वर्ग है, यहाँ पर हम लोग वर्ग में देखते हैं तो सबसे लंबी क्या होगी, विकर्ण होगा। या आयत देख लेते हैं तो आयत में सबसे लंबी भुजा क्या होगी, विकर्ण होगी। इसी तरीके से घन में जो सबसे लंबी भुजा होगी वो क्या होगी, विकर्ण होगी। तो क्वेश्चन में कह रहा है जो वृत्त की परिधि है वो सबसे लंबी भुजा यानी कि घन के विकर्ण के बराबर है। तो ये हम लोगों ने यहाँ से निष्कर्ष निकाल लिया, जो परिधि है वो घन के विकर्ण के बराबर होगी। अब क्वेश्चन में कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल 1848 है। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, πr² = 1848। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7 गुणे r² बराबर 1848। तो r² बराबर 1848 गुणे 7/22, तो 11 से डिवाइड कर देंगे, 11 दूनी 22, 11 एकम 11 बचा 7, 11 छक्का 66 बचा 8, 11 अट्ठे 88, 2 अट्ठे 16, 2 चक्कू 8। तो r² की जो वैल्यू आ जाएगी वो 84 × 7 आ जाएगी। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो 12 × 7 × 7, तो 12 को r² बराबर ये आ जाएगा, तो r बराबर क्या आ जाएगा, 12 2 √3 हो जाएगा गुणे 7, यानी कि 14 √3 हम लोगों की त्रिज्या आ जाएगी। तो ये हम लोगों को दिया था, तो यहाँ से हम लोगों ने r निकाल ली 14 √3। अब वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2πr, और घन के विकर्ण का फार्मूला होता है a √3। तो बाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 14 √3 बराबर a √3। तो √3 से √3 कैंसिल हो गया और 7 से 2 कैंसिल हो गया, 14 कैंसिल हो गया तो 2 आया, तो a की वैल्यू आ गई यहाँ से 88 सेंटीमीटर। तो a की वैल्यू जब 88 सेंटीमीटर पता चल गई तो इस घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा था। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 6a²। तो 6 और a की वैल्यू 88 का होल स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोगों का आ जाएगा 46464,
सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। कैसे हम लोगों ने इस क्वेश्चन को किया, इस क्वेश्चन में कह रहा था एक वृत्त का क्षेत्रफल 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो पाई आर स्क्वायर का यूज करके हम लोगों ने यहाँ से त्रिज्या कैलकुलेट कर ली, क्योंकि वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। फिर कह रहा है इस वृत्त की परिधि, तो परिधि हम लोगों ने लिख दी, एक घन में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई के बराबर है। यानी जो सबसे लंबी छड़ यानी घन के विकर्ण के बराबर है। घन का विकर्ण a√3 होता है, तो 2 पाई आर बराबर a√3 हो गया। इसको हमने यहाँ से कैलकुलेट किया तो भुजा हम लोगों को घन की पता चल गई 88 सेंटीमीटर। अब घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा था, यानी 6a स्क्वायर पूछ रहा था, तो 6a स्क्वायर हम लोगों ने यहाँ से सॉल्व किया, तो 6 गुणे 88 का स्क्वायर जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम लोगों का 46464 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि एक कार्य को यदि एक कार्य ए बी सी द्वारा मिलकर पूरा किया गया, ए तथा बी ने मिलकर कार्य का 30% भाग, बी तथा सी ने मिलकर कार्य का 80% भाग पूरा किया, तीनों में सबसे अधिक कार्यकुशल कौन है। यानी कि ए का अलग अलग, ए बी सी का हम लोगों को अलग अलग निकालना है। अगर हम लोग बात करें टोटल, जो हम लोग हमेशा बात करते हैं, टोटल जो कार्य होता है वो 100% होता है, या टोटल कोई चीज़ है वो 100% है। तो ए प्लस बी हम लोगों को दिया है 30% है, और बी और सी हम लोगों को दिया है 80% है। तो अगर हम लोग यहाँ पर बी और सी की वैल्यू या ए और बी की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो एक वैल्यू हम लोगों को पता चल जाएगी। जैसे ए प्लस बी की 30% हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, तो 30 प्लस सी बराबर 100, तो सी बराबर 100 माइनस 30, तो सी की वैल्यू 70 हो गई। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, यहीं से आंसर दे सकते हैं, चाहे कि सी की वैल्यू 70% आ गई, बाकी 30% में दोनों लोग हैं, तो सबसे अधिक कार्यकुशल सी हो गया। चाहे तो आप लोग इसको सॉल्व कर लें, सी की वैल्यू 70% है, तो सी की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो b प्लस 70 इजकल टू 80, तो b बराबर 80 माइनस 70, तो b की वैल्यू आ गई 10%, तो b की भी वैल्यू पता चल गई, b की 10% हो गई। तो अब a प्लस बी बराबर हमें पता है 30, तो a की एक निकालनी है, b की 10 पता है बराबर 30, तो a की हो गई हमारी 30 माइनस 10 यानी कि 20%। तो अब हम लोगों को ए बी सी तीनों की पता चल गई, तो सी की सबसे ज़्यादा यहाँ पर वैल्यू आई है, यानी सी सबसे ज़्यादा कार्यकुशल है, तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा सी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर है वो सी होगा। यहाँ पे टोटल हम लोगों को पता है ए प्लस बी प्लस सी 100 होता है, ए प्लस बी 30 दिया था, बी प्लस सी 80 दिया था क्वेश्चन में, हम लोगों ने सॉल्व किया तो सी 70 आ गया। अब टोटल 100 होता है, उसमें 70 एक के पास है, तो बचे हुए दो के पास 30 है, यानी हम लोग यहीं से आंसर कैलकुलेट कर सकते थे। फिर भी हम लोगों ने बी और ए निकाला, तो सबसे ज़्यादा जो वैल्यू आई वो सी की आई, यानी सी की 70%, तो राइट आंसर हम लोगों का हो गया सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 216 है, हम लोगों ने मान ली दो संख्याएं, एक x है और एक y है, और इनका गुणनफल 216 है तथा उनके वर्गों का योगफल 468 है, तो वर्गों का योगफल एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर 468 है, तो संख्याओं का योग क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले सबसे पहले एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर फार्मूला लगा देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 468 हम लोगों को दी है, तो 468 रख देंगे। 2xy यानी 2 गुणे 216, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 2 कम 2 1 3, 432 प्लस 468। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हम लोगों का हो जाएगा 900, यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर 900 है, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब इसी तरीके से हम लोग x माइनस वाई निकाल लेंगे, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 468 माइनस 2xy यानी माइनस 432, बिल्कुल लास्ट की तरह उसमें हम लोगों ने प्लस किया था, यहाँ पे बस माइनस करना है, तो ये 36 आ गया, यानी x माइनस वाई बराबर 6 हो गया। x माइनस वाई का होल स्क्वायर 36, तो x माइनस वाई बराबर 6 हो गया। अब हम लोगों को x प्लस वाई पता है 30, x माइनस वाई पता है 6, तो हम लोग x और y निकाल सकते हैं। x प्लस वाई बराबर 30, x माइनस वाई बराबर 6, तो जो ऐड कर देंगे दोनों, ये कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर 36, तो x इक्वल टू 18 आ जाएगा। तो जब हम लोगों को x की वैल्यू पता चल गई, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 18 प्लस वाई इक्वल टू 30, तो y इक्वल टू 12 आ जाएगा, पक्षांतर कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू 12 आ जाएगी। अब कह रहा है संख्याओं का योग क्या होगा, यानी x प्लस वाई क्या होगा, तो x 18, y 12,
टोटल हो गया 30, यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला सही हो जाएगा 30। कैसे किया, एक्स वाई हम लोगों को क्वेश्चन में दिया था 216, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468 दिया था। तो एक्स प्लस वाई का हम लोगों ने यहाँ पे एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर का फार्मूला का यूज करके एक्स प्लस वाई निकाल लिया। इसी तरीके से एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर का फार्मूला का यूज करके एक्स माइनस वाई निकाल दिया। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई और ये इक्वेशन सेकंड हो गई, दोनों को जोड़ दिया तो एक्स की वैल्यू 18 आ गई। और जब x की वैल्यू पता चल गई तो हमने x की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया और तो y की वैल्यू निकाल ली 12 आ गई। दोनों का योगफल पूछ रहा था तो दोनों को जोड़ दिया, दोनों को जोड़ने पर हम लोगों का 30 आंसर आ गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि 500 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ 400 रुपये है और 400 रुपये में उसी वस्तु को बेचने पर हानि के बराबर है। यदि विक्रय मूल्य 350 है तो हानि प्रतिशत क्या होगा। तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे क्रय मूल्य जो है हम लोगों का वो सीपी है, सेलिंग प्राइस, और विक्रय मूल्य है हम लोगों का जो क्रय मूल्य है वो कॉस्ट प्राइस और विक्रय मूल्य है वो हम लोगों का सेलिंग प्राइस है। तो क्रय मूल्य हम लोगों का सीपी हो गया और विक्रय मूल्य हम लोगों का एसपी हो गया। अब कह रहा है 500 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ 4, तो 500 रुपये में पहले बेचा जा रहा है, यानी विक्रय मूल्य हम लोगों को पता है 500, और विक्रय मूल्य में से अगर हम लोग जो है क्रय मूल्य घटा देंगे तो हम लोगों को लाभ पता चल जाएगा। और इसी तरीके से कह रहा है 400 रुपये में उसी वस्तु को बेचने पर हानि, और जब हम लोग विक्रय मूल्य में से यहाँ पर कह रहा है कि 400 रुपये में उसी वस्तु को बेचने पर हानि, यानी कि जब हम लोग क्रय मूल्य में से 400 माइनस कर देंगे, जब क्रय मूल्य में से हम लोग विक्रय मूल्य को घटाएंगे तो हम लोगों का हानि आ जाएगा। जब विक्रय मूल्य में से हम लोगों ने क्रय मूल्य घटाया, लाभ आ गया, क्योंकि हम लोगों को फार्मूला पता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर लाभ, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर हानि। तो हम लोगों ने दोनों फार्मूले लगाए। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो लाभ और हानि है वो आपस में बराबर है, यानी कि 500 माइनस सीपी बराबर सीपी माइनस 400। तो ये हो जाएगा हम लोगों का 500 प्लस 400 बराबर सीपी प्लस सीपी। तो 2CP इज इक्वल टू 900, तो CP इज इक्वल टू 450 रुपये। अब हम लोगों को क्रय मूल्य पता चल गया कि जो वस्तु थी उसका क्रय मूल्य 450 रुपये है, और यदि उसे 350 रुपये में बेचा जाता है, यदि उसका विक्रय मूल्य 350 रुपये है तो हानि प्रतिशत क्या होगा। तो हानि निकालने के लिए क्या करेंगे, हानि प्रतिशत निकालने के लिए तो हानि कैसे निकालेंगे, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो ये 450, अगर कोई चीज़ 450 में खरीदी गई और 350 में बेची गई तो 100 रुपये का हानि हुई, बटे क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है 450 है, गुणे 100, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर हम लोगों का 22.22% आ जाएगा। इसको काफ़ी इजी क्वेश्चन है, अगर आप लोग सही से समझे तो इसमें कॉस्ट प्राइस हम लोगों को मान ली CP है और सेलिंग प्राइस हम लोगों ने मान लिया SP है। अब जब हम लोग विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाते हैं तो लाभ आता है। तो विक्रय मूल्य हमारा था 500, क्रय मूल्य पता नहीं था तो क्रय मूल्य को CP लिख दिया, बराबर लाभ आ गया। अब जब हम लोग विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे तो हानि आ जाएगी। तो क्रय मूल्य CP है में से हम लोगों ने 400 रुपये विक्रय मूल्य घटाया तो हानि आ गई। अब क्वेश्चन में कह रहा है दोनों बराबर हैं, दोनों को इक्वल कर दिया, तो CP हम लोगों का 450 आ गया, यानी कि क्रय मूल्य हम लोगों को पता चल गया 450 रुपये। अब 450 रुपये में खरीद कर 350 रुपये में बेची, यानी 100 रुपये का हानि लिया। तो 100 बटे क्रय मूल्य हम लोगों का 450 है, गुणे 100। इसको जब हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो 22.22% आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन है 1240 रुपये के मूलधन पर 2 वर्षों के लिए 10% साधारण ब्याज क्या होगा। तो इसमें हमें मूलधन दिया है 1240, समय दिया है T 2 वर्ष, मूलधन दिया है 1240 रुपये और R दिया है 10%। आप साधारण ब्याज का फार्मूला जो हम लोग हमेशा लगाते हैं, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, सॉल्व कर लेंगे, इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ये हम लोगों का आ जाएगा 248 रुपये। तो ब्याज जो है वो 248 रुपये होगा। ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, इसमें हम लोगों ने मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 का फॉर्मूला लगा दिया, 248 आ गया। 248 हम लोगों का आंसर हो गया। तो यह आज हम लोगों को जो शिफ्ट थी ये 16 मार्च 2022 में जो
सेकंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम नहीं हुआ था। सेकंड शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था उसमें मैथ के क्वेश्चंस के बारे में थी। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग थर्ड शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।